आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी कामगार श्रमिक को अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय आवागमन में समस्या ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। पैदल अथवा दुपहिया वाहन से कोई भी श्रमिक कामगार ना चले, जो जहाँ है वहीं से उनके गृह जनपद तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। वहां क्वारंटीन सेंटर में ले जाकर उनके चेकअप भोजन की व्यवस्था की जाए। जो स्वस्थ हैं उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न देकर, जिसमें चावल, आटा, दाल, तेल आदि हो, उनके घर तक होम क्वारंटीन के लिए भेजें। हर कामगार श्रमिक के स्किल का डेटा बनाया जाए, जिससे क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद उसके अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। होम क्वारंटीन के दौरान प्रत्येक श्रमिक कामगार को 1000 रुपए भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की जाए। आज भी 55 ट्रेनों से 75,000 प्रवासी यूपी आएंगे। अन्य साधनों से भी 25,000 लोगों के यूपी पहुंचने की संभावना है। यूपी में अरबों के घोटाले की सीबीआई जांचें रफ्तार पकड़ रही हैं। सीबीआई के निशाने पर सबसे पहले पीएफ घोटाले की महत्वपूर्ण जांच है। न्यूज इंडिया ने 2 दिन पहले ही आपको बताया था, सीबीआई पीएफ घोटाले में फाइलें खंगाल रही है। अब सीबीआई ने आलोक कुमार और अपर्णा यू जैसे 2 बड़े आईएएस अफसरों से पूछताछ की है। सीबीआई का अगला निशाना जेल में बंद बड़े आरोपी और दिल्ली में तैनात कृषि सचिव संजय अग्रवाल है। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पे सटीक बैठती है, जिसने तकरीबन 45,000 बिजली कर्मियों का हजारों करोड़ पीएफ लूटने के दोषी अफसरों पर शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने तत्कालीन पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन आलोक कुमार और एमडी पावर कॉर्पोरेशन रही अपर्णा यू से तकरीबन 5 घंटे कड़ी पूछताछ की है, जिसमें साफ तौर पर सीबीआई ने पूछा कि आखिर पीएफ ट्रस्ट की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई, जिसमें आलोक कुमार ने अपनी सफाई में सीबीआई को जवाब दिया है कि जैसे ही घोटाले का पता चला हमने तत्काल विभागीय जांच करवाई। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर अफसरों से यही पूछा है कि जब 3 महीने में पीएफ ट्रस्ट की बैठक का नियम था, तो आखिर 2.5 साल तक यूपी सरकार के बड़े अफसर सोते क्यों रहे, जिसका कोई भी जवाब उत्तर प्रदेश के अफसरों के पास नहीं था। और बड़े आईएएस अफसरों की लापरवाही के कारण ही तकरीबन 4,000 करोड़ रुपया डीएचएफएल जैसी दागी कंपनियों के हवाले हुआ, जिसमें से 2268 करोड़ विदेश में बैठे माफियाओं के पास गया है, जिसमें दाऊद इब्राहिम के सहयोगी की भी कई कंपनियां हैं, जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा गया है। सीबीआई के बाद अब ईडी के ऊपर भी निगाहें हैं, क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पीएफ घोटाले के एफआईआर तो दर्ज की है, लेकिन अभी तक ना ही किसी बड़े आईएएस अफसर से पूछताछ की है और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच आगे बढ़ी है। सीबीआई अब दिल्ली में भारत सरकार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल से भी पूछताछ की तैयारी में है, जो तत्कालीन पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन थे और इनके कार्यकाल में तकरीबन 23 एफडी हुई थी, जिसमें 400 करोड़ का निवेश डीएचएफएल को गया था। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई जेल में बंद 3 बड़े आरोपियों से भी पूछताछ की रणनीति बना रही है, जिसमें सबसे पहला नाम पावर कॉर्पोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी मिश्रा है। ये वही अफसर हैं जिनकी जेब में सत्ता और सत्ता से जुड़े बड़े अफसर रहते थे और इनकी संपत्तियां कई सौ करोड़ तक बताई जा रही हैं। सीबीआई जेल में बंद पूर्व एमडी, निदेशक फाइनेंस सुधांशु वित्त और ट्रस्ट के सचिव पीके त्रिवेदी से भी पूछताछ जल्द ही करेगी। अब देखना होगा कि कोरोना त्रासदी के बीच लॉकडाउन को देखते हुए सीबीआई उत्तर प्रदेश के बड़े घोटालों की जांचों में कितनी तेजी ला पाती है। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी में विश्व स्तरीय डॉक्टर अब लॉकडाउन में आपको एक फोन पर दवा बताएंगे। कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य महकमे ने टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है, जिसमें 722 डॉक्टर जुड़े हैं। अब लखनऊ पीजीआई ने भी अपने 25 विभागों को टेलीमेडिसिन के लिए तैयार किया है। आज से फोन पर ही पीजीआई डॉक्टरों ने लोगों का इलाज करना भी शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के कारण यूपी के गरीब मरीज अस्पतालों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका इलाज संकट में है। कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा भी बंद है, जिसके बाद यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने फोन पर टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया था, जिसमें तकरीबन 722 डॉक्टर जुड़े थे। अब यही टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत लखनऊ पीजीआई प्रशासन ने की है और अपने तकरीबन 25 विभागों के नंबर जारी किए हैं। इन विभागों के डॉक्टरों को फोन करके आप भी घर बैठे अपना इलाज और दवा सुनिश्चित करा सकते हैं। साथ ही पीजीआई ने अपने जनरल हॉस्पिटल का नंबर भी सार्वजनिक किया है, जिससे टेलीमेडिसिन सेवा को और धार दी जा सके। आज से पीजीआई में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू हो गई है और तमाम मरीज लगातार पीजीआई के डॉक्टरों को फोन करके अपना हाल बताकर दवा भी ले रहे हैं। ऐसी ही
सहूलियतें उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों को शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे भी मरीज हैं जो यूपी से बाहर रहते हैं और लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में इनकी जान पर भी बन आ सकती है। सरकारों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग को ये भी सोचना होगा। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन में जगह जगह फंसे लोगों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने देश भर के 15 स्टेशनों के लिए आज कुछ स्टॉपेज के साथ ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। 12 मई से ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। सभी ट्रेनें वातानुकूलित होंगी। सोमवार शाम 4 बजे से बुकिंग भी शुरू हो गई है। लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए रेलवे ने देश भर के 15 स्टेशनों के लिए कुछ नए स्टॉपेज के साथ ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये ट्रेनें 12 मई से चलेंगी। सभी ट्रेनें वातानुकूलित होंगी और इसकी बुकिंग सोमवार से शुरू हो गई। इन ट्रेनों का यात्रा किराया राजधानी ट्रेन जैसा होगा। डायनेमिक फेयर भी लागू किया जा सकता है। हालांकि यात्रियों को लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन नहीं होने से परेशान होना पड़ सकता है। इन 15 रूटों पर ट्रेन शुरू होने के बाद रेलवे कुछ और रूटों पर विशेष ट्रेन चलाएगा। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को भी चलाने की योजना है। आपको बता दें कि 15 मार्च से सभी यात्री ट्रेनें बंद कर दी गई थी। नई दिल्ली से जिन जगहों पर ट्रेनों का संचालन होगा उनके नाम इस प्रकार हैं: डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। वापसी में भी ये ट्रेनें कुछ स्टॉपेज के साथ नई दिल्ली आएंगी। फेस मास्क के बगैर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही थर्मल स्कैनर से चेकिंग के बाद ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी। संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इन ट्रेनों के टिकट की बुकिंग स्टेशन काउंटर से नहीं होगी। IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुकिंग हो सकेगी। सिर्फ आरक्षित टिकट लेने वाले ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। तत्काल कोटा नहीं होगा। किसी तरह की छूट भी नहीं मिलेगी। प्लेटफॉर्म पर वे ही प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। रेलवे प्रशासन अपने यात्रियों को बड़ी सुविधा देने जा रहा है। मंगलवार से 15 ट्रेनें नई दिल्ली से शुरू होंगी और वो कई प्रदेशों में जाएंगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक अपने घर या अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, या जो नौकरी के लिए किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर गए थे वो भी फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को राहत देने के लिए रेलवे प्रशासन ने ये शुरुआत की है। आज 4 बजे से इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी रेलवे टिकटों की, और ये सभी ट्रेनें AC होंगी। और जो भी ट्रेन में प्रवेश करेगा, जो भी यात्री ट्रेन से सफ़र करेगा, खास बात यह है कि वेटिंग पर वो सफ़र नहीं कर सकते। अगर उनका टिकट कन्फर्म होगा तभी वो सफ़र करेंगे। नई दिल्ली से इन ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, जो कि डिब्रूगढ़, मुंबई और ऐसे तमाम जगहों पर वो ट्रेनें जाएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ और सीतापुर समेत 15 अति संवेदनशील जिलों में और सख्ती की जाएगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने ही जिलों के DM, SP, SSP और संबंधित मंडलायुक्त को दोबारा समीक्षा कर अनावश्यक पास निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ समेत अधिक संक्रमित 15 जिलों में अब और सख्ती की जाएगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इन जिलों के DM, SP, SSP और संबंधित मंडलायुक्तों के साथ दोबारा समीक्षा बैठक कर अनावश्यक पास निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति की रविवार को समीक्षा के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि इन जिलों में प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की 100% होम डिलीवरी हो। दुकानों व सब्जी मंडी को न खुलने दे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो सके। उन्होंने इन जिलों में 100% घरों की जांच करते हुए सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित फैक्ट्री प्रतिष्ठानों के जिन कर्मियों व श्रमिकों का आना जाना अपरिहार्य है, उन्हें भी अलग अलग वाहनों के स्थान पर पूल वाहनों के माध्यम से लाने की व्यवस्था की जाए। कोरोना संक्रमण को लेकर जो जिले संवेदनशील हैं उनमें आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज और सीतापुर शामिल है। लॉकडाउन 3 में जो थोड़ी सी ढील सरकार ने दी, उसके बाद तमाम लोग सड़कों पर आने लगे। ऐसे लोग जो ऑफिस का बहाना बनाकर अपना पास जारी करा लिए हैं और दिन भर वो सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम 10 बजे होता है और 5 बजे ऑफिस छूटता है। लेकिन आपको राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार ट्रैफिक की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसी बात को देखते हुए
मुख्य सचिव ने बैठक की और ऐसे 15 जिलों को चिन्हित किया जहां पर संक्रमण की सबसे ज़्यादा संभावना है या वहां सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे जिलों में डीएम, कमिश्नर, एसएसपी तमाम लोगों से बातें की गई और उसके बाद ऐसे जिलों में अब सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। देखना होगा ये सख्ती कितनी कारगर होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कोरोना की बढ़ती हुई संख्या सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना वायरस से जंग में लखनऊ की स्थिति उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से बेहतर है। लखनऊ में मरीजों की रिकवरी रेट प्रदेश में सबसे ज्यादा 66.3% है और मृत्यु दर सबसे कम 0.4% है। वहीं मुरादाबाद और मेरठ में मृत्यु दर क्रमशः 5.83% और 5.1 है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में मिले 247 मरीजों में 165 ठीक हो चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। 100 से ज़्यादा मरीजों वाले जिलों के आंकड़े देखें तो मुरादाबाद और मेरठ में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। दोनों जिलों में रिकवरी रेट क्रमशः 62.5% और 33% है। लखनऊ में मरीजों की रिकवरी रेट प्रदेश में सबसे ज़्यादा 66.80% है, तो मृत्यु दर सबसे कम 0.4% है। रिकवरी रेट को भी देखें तो अलग अलग ट्रेंड सामने आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये आबो हवा का असर है या इलाज की सही रणनीति और सक्रियता? इसे लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों में अलग अलग तर्क हैं। ज़्यादातर का यही कहना है कि जहां रहन सहन और खान पान कमज़ोर होगा वहां मृत्यु दर अधिक होगी। तो कुछ का तर्क है कहां मरीजों का कितना आंकड़ा है, उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। फिलहाल लखनऊ के लिए ये खुशखबरी है कि यहाँ पर मृत्यु दर सबसे कम है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन में सड़क पर होने वाले अपराधों की अपेक्षा साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इन दिनों साइबर अपराधी मैसेंजर के जरिए मैसेज भेजकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। साइबर क्राइम सेल के पास अब तक ऐसी तमाम शिकायतें आई हैं जिसमें अधिकारी से लेकर आम जनता तक को साइबर अपराधियों ने चूना लगाया है। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल साइबर ठगी के लिए रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। साइबर ठग अब फेसबुक के सहारे ठगी कर रहे हैं। मार्मिक संदेश देकर गूगल पे, पेटीएम व अन्य ऐप के जरिए पैसे मांग रहे हैं। ये कुछ इस तरह हो रहा है कि मेरी माँ अस्पताल में है, तुरंत 10,000 की जरूरत है, जल्दी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मेरे घर में दिक्कत हो जाएगी। बस आप दोस्ती की खातिर ये रकम दे देते हैं। दरअसल साइबर अपराधियों ने नया ट्रेंड अपनाया है। आपके दोस्त का फेसबुक मैसेंजर हैक होगा, इमोशनल संदेश भेजकर आपके दोस्त के मैसेंजर से एक मैसेज आएगा जिसमें वो भावनात्मक बातें करके आपको द्रवित करेगा और आपसे पैसे की डिमांड करेगा। पर ये जान लें, ये आपका दोस्त नहीं बल्कि साइबर अपराधी है। उसने आपके दोस्त का फेसबुक मैसेंजर हैक किया है। साइबर सेल के पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं जिसमें मैसेंजर को हैक करके लोगों से पैसे मांगे गए। मैसेंजर फ्रॉड के शिकार में तमाम अधिकारी भी शामिल हैं। साइबर क्राइम सेल के एसीपी ने बताया कि साइबर अपराधियों ने ठगी का ये नया तरीका अपनाया है। फेसबुक प्रोफाइल से आपका फोटो डाउनलोड करके एक न्यू प्रोफाइल बना दी जाती है। उसमें उन्हीं लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है जो आपकी वास्तविक प्रोफाइल में है, जिसे लोग आपकी प्रोफाइल समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद फेसबुक मैसेंजर हैक कर पर्सनल चैट में कहा जाता है कि मेरी माँ बीमार है या संबंधी का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत इस नंबर पर कुछ पैसे भेज दें। जिसके बाद लोग भावुक होकर अपने साथी की मदद के लिए पैसे भी भेज देते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक सैकड़ों लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो अगर आपके पास भी मैसेंजर के जरिए कोई पैसा मांगता है तो सावधान हो जाइए। ये आपका दोस्त नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड हो सकता है। ये लोग एक फेक आपके नाम की फेक फेसबुक आईडी बना लेते हैं और उसमें आपकी प्रोफाइल पिक को जो आपने वर्तमान में लगा रखा है उस प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड करके मैसेंजर में लगा देते हैं और उससे आपको चैट के माध्यम से मैसेंजर के मैसेज के माध्यम से आपसे पैसे मांगते हैं। आपको ये लगता है फ़ोटो देख के, प्रोफाइल फ़ोटो देख के कि ये उन्हीं का है, उनके द्वारा ही पैसा मांगा जा रहा है। इसलिए आदमी बिना कुछ पूछे, बिना कंफर्मेशन किए, बिना मोबाइल पे पता किए आदमी पैसे
व्यक्ति पैसे डाल देता है, इस झांसे में आ जाता है। कोरोना का संक्रमण सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि देश के उन कोरोना योद्धाओं की भी जाने ले रहा है जो सरकारी अस्पतालों में हमको और आपको कोरोना से बचाने के लिए 24 घंटे जूझ रहे हैं। देश के कई डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यूपी के तमाम जिलों में भी कोरोना वीर न सिर्फ संक्रमित हैं बल्कि अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उरई के डॉक्टर सुनील अग्रवाल की मौत से कोरोना वॉरियर्स को गहरा धक्का लगा है। यूपी में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बुलंदशहर के डॉक्टर की भी मौत दिल्ली में हो चुकी है। आज लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर अखिलेश शुक्ला भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। ललितपुर में भी जिला अस्पताल कर्मी की मौत कोरोना से हो गई। लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई और ललितपुर के जिला अस्पतालों को सील तक करने की नौबत आ चुकी है। लखनऊ में कोरोना संक्रमण की सबसे पहली शिकार महिला डॉक्टर ही हुई थी। हालांकि उसको संक्रमण की ये सौगात कनाडा से मिली थी, लेकिन भारतीय डॉक्टरों की ऐसी किस्मत कहां। लखनऊ में लगातार कोरोना वीर संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, जो वाकई चिंता की बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वॉरियर्स की मौत पर 50 लाख के बीमे समेत कई सुविधाओं का ऐलान कुछ दिन पहले किया था, लेकिन यूपी में पीएमएस से जुड़े कई बड़े डॉक्टरों के मुताबिक इसमें भी कई पेंच हैं। डेथ ऑडिट से लेकर कोरोना वॉरियर्स तक पहले सरकार घोषित करे तभी लाभ मिल सकता है। मेरठ मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू लखनऊ की नर्स समेत पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरे यूपी में कोरोना पॉजिटिव हुआ है। सिर्फ यही नहीं, मथुरा में डॉक्टर दंपत्ति, रायबरेली के बाल रोग स्पेशलिस्ट, नोएडा में प्रेग्नेंट डॉक्टर समेत पूरे प्रदेश से निजी डॉक्टरों के भी कोरोना संक्रमित होने की खबरें सुर्खियों में हैं। सरकार को कोरोना वीरों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी लंबी चलनी है और इसमें सबसे ज्यादा काम कोरोना वॉरियर्स ही आएंगे। कोरोना का संक्रमण सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि पूरे देश के उन कोरोना योद्धाओं की भी जान ले रहा है जो सरकारी अस्पतालों में हमको आपको कोरोना से बचाने के लिए 24 घंटे जूझ रहे हैं। देश में तकरीबन 550 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यूपी के तमाम जिलों में भी कोरोना वीर न सिर्फ संक्रमित हुए हैं बल्कि अपनी जान भी गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन प्रांतीय चिकित्सा संवर्ग मानता है कि फिलहाल चिकित्सकों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम है, लेकिन पीपी किट और मास्क की किल्लत से अस्पतालों में डॉक्टरों को दो चार होना पड़ रहा है, जो खतरे का संकेत है। अब सरकार निजी अस्पतालों को भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। ऐसे में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना से बचाने के तरीके भी सरकार को ही खोजने पड़ेंगे, अन्यथा कोरोना वायरस का सबसे पहला शिकार कोरोना वीर ही होंगे। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। रेलवे प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में फंसे लोगों को ट्रेन के द्वारा लगातार उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में आज लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर 5 स्पेशल ट्रेनों के द्वारा 5000 यात्री वापस आए। इन सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई, जिनमें से 3 यात्री बुखार से ग्रस्त पाए गए, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। रेलवे के द्वारा अन्य राज्यों से, अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही जो यात्री हैं उनको उनके घर भेजा जा रहा है। और आज जो तमाम ट्रेनें आई हैं उसमें से कई यात्री जो आए हैं यहाँ पर जब थर्मल स्कैनिंग हुई तो उनमें से 3 व्यक्ति ऐसे पाए गए जिसमें कुछ कोरोना के लक्षण थे या फिर वो सस्पेक्टेड थे, तो इसलिए उनके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई गई। अब उन यात्रियों को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहां उनकी पूरी जांच होगी और जांच के बाद पता चलेगा कि वो यात्री सस्पेक्टेड हैं या फिर उनके अंदर कोरोना है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बाकायदा थर्मल स्कैनिंग के बाद ही यात्री यहाँ से जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति बिना थर्मल स्कैनिंग के यहाँ से नहीं जा सकता। थर्मल स्कैनिंग से ये जाँच की जाती है, जिसका टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है उनको हम लोग जो एम्बुलेंस से जो है क्वारंटाइन सेंटर भेज देते हैं, वहाँ उनकी जांच होती है। आज हम लोगों ने अभी वैसे तो 3 ट्रेनें आ चुकी हैं, फिलहाल अभी जो ट्रेन गई है उसमें से जो है 1315 जांच हुई। हाँ, 3 लोग सस्पेक्टेड में हैं जिनको एम्बुलेंस द्वारा भेजा जा रहा है। तो तमाम टीमें यहाँ लगी हुई हैं और रेलवे प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है और साथ में जो भी स्वास्थ्य विभाग है या रोडवेज विभाग है, सभी विभाग एक साथ एक समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। तो जो भी यात्री यहाँ से जा रहे हैं बिना प्रॉपर चेकिंग के राजधानी लखनऊ चारबाग से वो नहीं जा सकते।
कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोविड फंड में केंद्र ने यूपी को करीब 1000 करोड़ की मदद दी है। यूपी सीएम फंड में भी लगातार करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं। यूपी सरकार कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद कोरोना वॉरियर्स को अपने वेतन से सुरक्षा संसाधन खरीदने पड़े तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। लखनऊ नगर निगम फिलहाल ताजा उदाहरण है। इससे पहले केजीएमयू में भी एक आदेश हुआ था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया। नगर निगम के अफसरों ने कोरोना को हराने के लिए वेतन का जो तरीका इजाद किया है उस पर सरकार की नजरें अभी नहीं पड़ी हैं। अगर सरकार की नजरें नगर निगम अफसरों की इस योजना पर पड़ गईं तो सरकार की छवि खराब करने का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और पीपीई किट, इन संसाधनों से कोरोना वॉरियर्स के वायरस से न सिर्फ सुरक्षा होती है बल्कि शहरों में सैनिटाइजेशन भी किया जाता है। इन संसाधनों के लिए ही केंद्र सरकार ने कोविड फंड की पहली किस्त के रूप में 966 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जारी की थी। यूपी सरकार के पास कोरोना के मद्देनजर फंड्स की कोई कमी नहीं है, फिर भी लखनऊ नगर निगम के अफसर और कर्मी आपस में अपने वेतन से चंदा जुटाकर सुरक्षा संसाधन खरीद रहे हैं। 8 मई को कोविड-19 ऑफिशियल डोनेशन फंड के नाम से नगर निगम अफसरों ने निजी बैंक में अकाउंट खोला है। उसमें सभी अधिकारियों ने अपने 1 माह का वेतन जमा किया। अकाउंट में लगभग 18 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। इससे पहले कम्युनिटी किचन चलाने के लिए भी नगर निगम ने अन्नदाता नाम से खाता खोलकर चंदा कराकर पैसा जमा किया था। वहीं कोरोना संसाधनों के लिए पूर्व में करीब 10 लाख की खरीद का भुगतान भी निगम कर्मी अपने वेतन से करने जा रहे हैं, जिससे सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे कोविड फंड पर बड़ा सवाल पैदा होता है। सवाल तो भ्रष्टाचार का गढ़ बनते जा रहे नगर निगम पर भी खड़ा होता है, क्योंकि सरकार से बजट मिला या नहीं, कोई भी अफसर इस पर मुंह खोलने तक को तैयार नहीं है। साफ सफाई के जरिए यूपी में कोरोना को हराने की जिम्मेदारी नगर निकाय निभा रहे हैं। आम जनता भी कोविड फंड में दिल खोलकर आर्थिक सहयोग कर रही है। ऐसे में स्थानीय निकायों के कोरोना वीरों को अगर सुरक्षा संसाधनों के लिए तरसना पड़े तो ये सरकार के माथे पर बदनुमा दाग कहा जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बागपत के बटौत कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड का है। मृतक शिल्पी जैन की राजीव जैन से दूसरी शादी 30 मई 2019 को यानी 1 साल पहले हुई थी। शिल्पी जैन अपने घर से फैंसी ड्रेस को किराए पर देने का कार्य करती थी, जबकि उसका पति राजीव जैन बीआरसी छपरौली पर तैनात था। मृतका के भाई अंकुर जैन ने उसके पति पर शिल्पी की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति राजीव को मौके से हिरासत में ले लिया। साथ ही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और कई दिन से हमारी लड़की परेशान थी, तो रोज हमारे पास मैसेज भी कर रही थी रोज कि भाई मैं परेशान हूँ परेशान। तो हमने कहा बब्बर रुक जा, अभी थोड़े से दिन रुक जा, लॉकडाउन चल रहा, तो उसके बाद देख लेंगे, समाज के 5-4 लोगों को बिठा के अपना देख लेंगे जैसे थारा बैठता हो। तो वो फिर भी परेशान कर रहा था जी वो लड़का, रोज उसे मारा पीटता था। अभी 10 दिन पहले भी एप्लीकेशन दी थी थाने में, फिर समाज के लोगों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा। मैं इसे अपनी सुपुर्दगी में लेकर आया था थाने से। तो आए दिन रोज बदतमीजी कर रहा था, लड़की को मारा था, गंदी गंदी गाली देता। इसके 2 बच्चे 3 महीने पहले घर में से निकाल दिए थे, सेकंड मैरिज है इसकी। तो आज इसने मार के इसको और गुप्ती ताला लगा के चला गया, नहीं तो रोज बड़ा ताला लगा रहता, जो बड़ा ताला हो गया गेट पे, आज गुप्ती ताला अंदर कांड करके चला गया। और फिर आगे मोहल्ले वाले को इकट्ठे करके कह रहा देखो उसने फांसी लगा ली। आज शाम को बड़ौत थाना क्षेत्र में ये गांधी रोड पे एक मकान के अंदर एक विवाहिता स्त्री का फांसी पे फंदे पे पंखे से लटकता हुए शव की सूचना पुलिस पहुंची थी और उस शव को उतरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जैसा भी तहरीर और पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में आरएसएस कार्यकर्ता कोरोना काल में लोगों की मदद करने में जी जान से जुटे हुए हैं। इलाके को सैनिटाइज करने, भूखों को खाना देने के साथ साथ कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शहर के सिनेमा चौराहे पर पेंटिंग और रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो महाविद्यालयन विभाग है उसके द्वारा ऐसा तय किया गया है पूरे प्रांत में कि सभी जगह पे हम लोग वॉल पेंटिंग नहीं इसको कहेंगे, सड़क पे पेंटिंग बना करके और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के संदेश दें, इस प्रकार की एक पेंटिंग बनाई गई है। और इससे ये संदेश जा रहा है कि कोरोना से कैसे बचाओ।
करना चाहिए उसमें स्पष्ट है कि दूरी बना के रखें और इस तरह की चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गांव में सई नदी पर गांव वालों ने ही पुल का निर्माण कर दिया। बीते 50 साल से गांव वाले इस पुल के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सांसद और विधायकों से कह रहे थे। जब काम नहीं हुआ तो लॉकडाउन के दौरान गांव वालों ने खुद ही इस पुल को बनाने का बीड़ा उठा लिया। हरदोई जिले में सदर तहसील से बहने वाली ये सई नदी है। नदी के दो किनारों को जोड़ने के लिए पिछले 50 साल से गांव वाले शासन, प्रशासन, सांसदों और विधायकों से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुल नहीं बना। फिर आया कोरोना और हो गया लॉकडाउन। जिले की सदर तहसील के बर्राडाल सिंह गांव के लोगों ने इस मौके का बखूबी इस्तेमाल किया। जो काम पिछले 50 साल में नहीं हुआ, वो गांव वालों की मेहनत से 50 दिन में पूरा कर लिया गया। 50 साल से पुल के निर्माण का इंतजार कर रहे लोगों का सब्र टूटा तो इस कोरोना काल में पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। किसी ने लकड़ी काटी, कोई मिट्टी लाया, कोई सीमेंट मोरंग लाया। पुल का ढांचा बांधने के बाद गांव वालों ने बोरियों में मटेरियल भर भर कर सई नदी पर पुल तैयार कर दिया। तस्वीरों में देखिए कितनी शिद्दत से गांव वाले इस पुल को तैयार कर रहे हैं। जब पुल बनकर तैयार हुआ तो अपनी मेहनत की मजबूती देखने के लिए पूरा गांव ही इस पुल पर खड़ा हो गया। पुल टस से मस नहीं हुआ। क्षेत्र के कुछ युवाओं की अगुवाई से सदर तहसील के वलीपुर गांव के मजरा बर्राडाल गांव की तस्वीर ही बदल गई। ये पुल सई नदी पर बनाया गया है। न्यूज इंडिया के लिए अजीत सिंह, हरदोई। मैंने जो है कई मरतबा सांसद जी, नरेश अग्रवाल जी, विधायक प्रभास जी, माननीय सांसद जयप्रकाश जी से काफ़ी बार रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशनें दी, शासन तक, मुख्यमंत्री तक इस एप्लीकेशन को भिजवाया गया। मुझे 5 वर्ष लगभग हो रहे हैं प्रधान हुए, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जनता के द्वारा ग्राम सभा के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा सहयोग करके, क्षेत्रवासियों से मिलकर ये सहयोग करके पुल का निर्माण किया गया है। कौशाम्बी के पिपरी थाना इलाके के एक गांव की मूंगबधर किशोरी गांव के बाहर खेत की ओर गई थी, तभी वहां पहले से ही घात लगाए उसके पड़ोसी युवक ने उसे पकड़ लिया। युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका हाथ पांव बांधकर वहीं पर छोड़ दिया। काफी देर हो जाने के बाद किशोरी जब घर वापस नहीं लौटी तब परिजन उसे खोजते हुए बाग की ओर पहुंचे। बाग में किशोरी की हालत देखकर वो सन्न रह गए। पीड़िता किशोरी ने अपने साथ हुई आपबीती इशारे में बताई। उसने इशारों में आरोपी युवक की पहचान भी बताई। परिजन पीड़िता को लेकर पिपरी थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गांव में मौजूद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। में एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस ने तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो मुलजिम है उसको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को निजी कंपनी के अधिकारी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में रातों रात एफआईआर दर्ज की गई और तुरंत ही धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को निजी कंपनी के अधिकारी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में रातों रात एफआईआर दर्ज की गई और तुरंत ही धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सांसद पर गाजियाबाद की कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने का आरोप है। जौनपुर के पछाटिया स्थित प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। धनंजय सिंह को जौनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद सीजेएम ने बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया। धनंजय सिंह को जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को अपहरण, जान से मारने की धमकी और रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में भी हर दिन नया आंकड़ा सामने आ रहा है। सरकार के साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं राशन की कालाबाजारी पर भी पूरी तरह नजर रखी जा रही है। एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा, जो कि मंडी समिति लखनऊ के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। सब्जी मंडी का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और कंट्रोल रूम द्वारा सब्जी मंडी में हो रही गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई चीजों में ढील दी गई है और कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कई सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के नवीन फल सब्जी मंडी में और यहाँ के मंडी समिति के जो चेयरमैन हैं विश्वभूषण मिश्रा जी, जो कि ट्रांस गोमती एडीएम भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पे
कोरोना के कहर को रोकने के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं? कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सरकार हर व्यक्ति तक राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर अब राशन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। कई खबरें सामने आई हैं जहां दुकानों में आटा, दाल, चावल दोगुने रेट पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब कालाबाजारी करने वालों पर सख्त है। वहीं कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सब्जी मंडियों पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। एडीएम ट्रांस गोमती विश्वभूषण मिश्रा, जो कि लखनऊ मंडी समिति के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा सब्जी मंडियों का निरीक्षण किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सब्जी मंडी से हमको सप्लाईज मेंटेन रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू से रही है। उसके साथ ही साथ हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान भी रखना है और हमारी सप्लाई चेन को टूटने भी नहीं देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ मंडी से आसपास के 7-8 जनपदों तक सप्लाई जाती है। इस प्रकार यह पूरे देश में सबसे अधिक लोगों की सप्लाईज देने वाली सबसे बड़ी मंडी है। जनसंख्या की दृष्टि से हम लगभग 3.4 करोड़ लोगों को अपनी सप्लाई करते हैं और इस दृष्टि से पूरी सप्लाई को मेंटेन रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करने के लिए हमने बहुत अभिनव प्रयोग किए। हमने वेब कैम्प्स लगाए और उनके माध्यम से एक मॉडर्न कंट्रोल रूम स्थापित किया, जहां पर पीए सिस्टम लगाकर लगातार जहां कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म की कोई अवहेलना हो रही होती थी, वहां हम वॉइस कमांड के साथ इंटरप्ट करते हैं। हमारे सचल दल बनाए गए हैं, जो कमांडोज जाकर, जो हमारे सचल दल के लोग हैं, स्क्वाड हमारा है, वो जाकर वहां तुरंत इंटरवेंशन करता है और चीज़ों को चेक करता है। इसी के साथ राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए कुल 35 टीमें बनाई गई हैं, जो क्षेत्र में हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए आसपास के इलाकों में सख्ती से निरीक्षण करती हैं। शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो कुछ लोग थे जिनके माध्यम से कुछ इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन यह हमारे संज्ञान में आते ही हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में उनसे अनुमोदन लेते हुए कुल सेल्स टैक्स के भी हमने 22 टीम्स लगाई हैं। इसके अलावा बाट मार्क विभाग की, खाद्य सुरक्षा विभाग की, मंडी विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर हमने 35 टीम्स मार्केट में उतारी, जिनके माध्यम से हम डेली मॉनिटरिंग करवाते हैं और इसके माध्यम से लगातार पूरी मार्केट में आज की तारीख में आप समझ लीजिए कोई ऐसी दुकान शायद ही बची हो लखनऊ को जहां पर हमने टच ना कर लिया हो, एक बार हमारा आदमी पहुंच ना गया हो, जहां पर हम वहां मूल्य सही लिया जा रहा है अथवा नहीं, स्टॉक उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, दोनों चीज़ों की जांच करते हैं और जहां रिटेल की दुकान पर स्टॉक नहीं होता तत्काल स्थानीय जो थोक व्यापारी है उससे संपर्क करके वहाँ स्टॉक उपलब्ध करवाया जाता है। एडीएम ट्रांस गोमती और लखनऊ मंडी समिति के चेयरमैन विश्वभूषण मिश्रा एक कुशल नेतृत्व वाले अधिकारी ही नहीं बल्कि एक लेखक भी हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है मैंने अनुभवों से सीखा। मेरी पुस्तक भी मेरे अनुभवों पर आधारित है। उसका नाम है मैंने अनुभव से सीखा है, जो वर्ष 2003 में जब मैं ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया था तब से लेकर अपनी सेवा के कुछ समय पहले 2017 तक के अनुभव उसमें संकलित हैं और उसके आधार पर पुस्तक प्रकाशित रूप में सामने है। अब तो उसके आगे उसमें लिखना बंद कर दिया है, लेकिन भगवान ने चाहा तो जो महामारी है इसके भी अनुभवों पर कभी कुछ लिखा जाएगा और आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। इस बीच लगातार सब्जी बेचने वालों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर अब सब्जी मंडी में भी काफी सख्ती बरती गई है। सब्जी मंडी में होने वाली गतिविधियों पर कंट्रोल रूम द्वारा नजर रखी जाती है। मंडी सचिव लखनऊ संजय सिंह ने बताया कि आसपास के इलाकों में भीड़ को नियंत्रित करने और कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कंट्रोल रूम द्वारा किस तरह मंडी इलाके पर लगातार नजर रखी जाती है। हमने पूरी मंडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हमारी हरी सब्जी का, आलू प्याज का कारोबार होता है। 5 बजे हम लोग मंडी को बंद करा करके सैनिटाइज कराते हैं। उसके बाद 8:30 बजे से तरबूज की गाड़ियां उस सब्जी मंडी में लगती है, जिनकी बिक्री 12:30 के बाद से शुरू होती है। हमारी फल मंडी का जो टाइमिंग है वो 8:30 से लेकर के 12:30 तक का है। तो हमने पूरी मंडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और हम यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। हर चौराहे पर गार्ड लगे हुए हैं, हमारा एक स्टाफ लगा हुआ है कि कहीं पर कोई भीड़ ना हो। और हमारे 3 टाइम होने की वजह से 5 बजे सब्जी मंडी बंद होती है, तो 8:30 से हमारा फल मंडी शुरू होता है। फल मंडी हमारा बंद होता है तो उसके बाद खरबूजा, तरबूजा और खजूर की बिक्री होती है, जो 4 बजे क्लोज हो जाती है। फिर 4 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक मंडी के सफाई का कार्य होता है। तो ये थे हमारे साथ मंडी समिति के चेयरमैन विश्वभूषण मिश्रा जी, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पे टाइमिंग चेंज करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइज़र का भी ख्याल रखा है और कोरोना जैसी महामारी से सब्जी मंडी को अभी तक बचा के रखा है।
कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज।